आज पश्चिम बंगाल से केवल एक ही ट्रेंड आ रहा है, लोकतंत्र की लूट और ब्लास्ट, तमंचे, कैप्चर ऑफ बूथ। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ट्रेंड जिसका नतीजा सामने खुलकर आ चुका है वो ये है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में राज्य प्रायोजित, राज्य संरक्षित हिंसा हो रही है, चाहे वो चुनाव की तिथि की घोषणा के दिन से हो, चाहे वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया में हो, चाहे वो चुनाव के जिस दिन पर पोलिंग की गई उस दिन पर हो, या आज जब चुनाव के संपन्न होने के बाद गिनती हो रही है उस दिन पर हो। यही एक ट्रेंड सामने निकल कर आया है और इसीलिए आज 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है दुर्भाग्यपूर्णवश। जिस प्रकार से हजारों बूथ की कैप्चरिंग हुई है, आज भी एक खबर सामने आई है कि कैसे सील्ड बैलेट बॉक्सेस की चोरी की गई, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कैंडिडेट और काउंटिंग एजेंट को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। डायमंड हार्बर में तो बम ब्लास्ट करके वहां के लोगों को डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है। आज तो सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपहरण करने का काम हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। जैसा रक्त रंजित दृश्य 1990 में हमें एक समय पर बिहार में दिखाई देता था, आज वही दृश्य रविंद्रनाथ टैगोर जी के पश्चिम बंगाल में हमें दिखाई देता है। ये मां माटी मानुष से आज तब्दील होकर बम ब्लास्ट और बूथ कैप्चरिंग, इसका ही आज ट्रेंड और प्रमाण और नतीजा सामने निकलकर हमें दिख रहा है। सवाल ये बनता है कि जो लोग लोकतंत्र बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोकतंत्र बचाओ के नाम पर पटना से लेकर बेंगलुरु में एक होने की बात करते हैं, आज उनके मुख से एक ट्वीट निकलकर नहीं आ रहा है, उनके मुख से एक शब्द निकलकर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी से पूछना चाहेंगे कि यह मोहब्बत की दुकान का फ्रेंचाइज पश्चिम बंगाल में कब खुलेगा। उनके ही नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पर राहुल जी चुप है क्योंकि उन्हें बंगाल में तो कुश्ती करनी है, पर उन्हें पटना और बेंगलुरु में दोस्ती निभानी है। और आज सवाल उन पर खड़ा होता है जो लोकतंत्र बचाने के लिए प्लेकार्ड उठा लेते हैं, एकजुट हो जाते हैं। कब खुलेगी मोहब्बत की दुकान बंगाल में? क्या इसकी फ्रेंचाइजी नहीं आएगी? सर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर लगातार उठाया वायलेंस को लेकर के, वो कई क्षेत्रों में दौरा भी उन्होंने किया। दिल्ली में आकर के उन्होंने ये कहा है कि ना उनकी कोशिश रहेगी, उन्होंने तमाम अथॉरिटीज पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल को नई जनरेशन के लिए एक सेफ प्लेस के तौर पर वो जरूर बना करके रहेंगे। क्या कहना है सर? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बंगाल की सरकार और बंगाल की सरकार के प्रायोजन से जिस प्रकार से वहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कार्य किया है वो संवैधानिक तरीके से और कानून से कार्य नहीं किया गया है। ये सवाल केवल महामहिम गवर्नर ही नहीं बल्कि हर नागरिक उठा रहा है। जब डीआईजी बीएसएफ ने संवेदनशील बूथों की सूची नाम के साथ मांगी थी तो वो सूची समय पर क्यों नहीं दी गई? जब वहां पर 60,000 के आसपास सेंट्रल फोर्सेस के ट्रूप्स पहुंच चुके थे तो उनकी तैनाती, उनको ठीक से लगाने का काम क्यों नहीं किया गया? जब कोर्ट ने कई सारे सख्त आदेश दिए थे किस प्रकार से इस चुनावी प्रक्रिया को करना है तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया? सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए गए जिससे कि बूथ कैप्चरिंग और जिस प्रकार से पोलिंग से पहले छप्पा मारने का, पोलिंग करने का काम कुछ ऑफिशियल्स नहीं किया है, वो नहीं होता। इस प्रकार के कई सारे सवाल निर्माण होते हैं जिससे कि ये साबित होता है कि जो भी किया गया है गैर संवैधानिक, गैर कानूनी ढंग से किया गया है। और इसीलिए केवल महामहिम गवर्नर ही नहीं, आज बंगाल का बच्चा बच्चा और बंगाल का प्रत्येक नागरिक सवाल पूछ रहा है। क्योंकि एक समय था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बंगाल में मस्तिष्क को ऊंचा और मन को भयमुक्त रखने की बात होती थी। आज दीदी के बंगाल में मस्तिष्क कटने का और बम ब्लास्ट के धमाके से सर ढकने की नौबत आ चुकी है। सर, पिछले 2 दिनों में जो बारिश, कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति हुई थी, उसको लेकर के एलजी वीके सक्सेना साहब आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि वाटर लॉगिंग जो है एक ईयरली रिचुअल बन गया, एनुअल रिचुअल है, और दिल्ली सरकार जो है वो
अब कुछ कर नहीं पा रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि क्या यमुना की सफाई हो पाई, क्या जो ड्रेन्स की सफाई थी वो हो पाई। एलजी साहब मीडिया मैनेज वो भी करते हैं, ये तमाम चीजें वो भी आरोप लगा रहे हैं। पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मग्न बनाया, फिर उसके बाद शराब मग्न बनाया, और अब आम आदमी पार्टी की निकम्मी नाकारा सरकार ने दिल्ली को जलमग्न बनाया है। इन्होंने वादा तो किया था कि ये घर घर तक साफ पानी भेजेंगे। किसी को पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से गर्दन गर्दन और घुटने घुटने तक पानी घर घर पहुंच जाएगा। और इस प्रकार से जिसको वो झीलों का शहर दिल्ली को बनाने की बात करते थे, आज समुद्र में तब्दील हो चुका है दिल्ली। और इसके पीछे केवल अरविंद केजरीवाल की निकम्मी और नाकारा सरकार जिम्मेदार है। उनसे पूछना चाहूँगा, अब भी किसी और पर दोष डालेंगे आप? कभी कुदरत के ऊपर दोष डालेंगे, कभी आप कहेंगे कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार। सवाल तो ये बनता है कि आज आपके पास एमसीडी है, आज आपके पास दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, आपके पास सारे यंत्र तंत्र, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपका, उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है, क्या ये सही नहीं है? 2019 में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम एक नया ऑल्टरनेटिव ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। 2020-21 में वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात केजरीवाल जी ने की थी। उनका उस समय का वीडियो वायरल हो रहा है कि इस पूरी प्रॉब्लम को वो खत्म कर देंगे। 2020 में अधिकृत रूप से आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे पास एमसीडी आएगी तो 7 दिन में हम इसकी सफाई करवा के हम यहाँ पर पानी के जल भराव को रोक देंगे। आज एमसीडी आपके पास है, कितना किलोमीटर आपने सीवर लाइन को और ड्रेन को साफ किया, डीसिल्ट किया? जब भारतीय जनता पार्टी के पास एमसीडी थी तो जून 25 तक 100% हो चुका था। आज आपके पास है, आंकड़ा आ रहा है केवल 55% हुआ है। क्यों आपने बाकी का नहीं करवाया? क्यों आपने नाले को साफ नहीं करवाया? क्यों आज भी नजफगढ़ का नाला हो या ओखला किलोकारी के बीच का नाला हो, उसमें आज भी इस प्रकार से गंदगी है जिसकी वजह से पानी भर जाता है और उससे पूरा जल भराव हो जाता है? अपना दोष किसी और पर डालने से पहले केजरीवाल जी ये बता दे, पंजाब में भी यही स्थितियां बनी हुई है। अब पंजाब में भी वो एलजी साहब को ही दोष देंगे क्या? तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने केवल वादे करने की राजनीति, प्रोपेगेंडा और विज्ञापन देने की राजनीति की हो, जब विज्ञापन देने वालों को व्यवस्था के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है तो वो अपना दोष किसी और पर डाल रहे हैं। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। सभी लोगों को साथ में आकर काम करना चाहिए, परंतु ये दुख की बात है कि आज भी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार दूसरों पर दोष डालने पर ज्यादा दिलचस्पी रखती है, ना कि अपना दिया हुआ काम करने पर। सर, कांग्रेस के नेता चिट्ठी लिखी है तमाम अपोजिशन पार्टियों को, और 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में जो दूसरी बैठक होनी है विपक्षी दलों की, उसमें आने का न्योता दिया है। क्या कहना है सर आपका? क्या उन्होंने, जिसे अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि बंगाल में लोकतंत्र का खात्मा करने वाली पार्टी टीएमसी है, उनको न्योता दिया है? और यदि न्योता दिया है तो क्या अधीर रंजन बाबू की जो बातें हैं पश्चिम बंगाल के विषय में, लोकतंत्र के विषय में, वहाँ पर उसको उन्होंने खारिज कर दिया है? वो उनके लोकसभा के नेता है। या उनको स्वीकार्य है कि बंगाल में लोकतंत्र का अपहरण और चीरहरण करने वाले लोगों के साथ बेंगलुरु में मिलके लोकतंत्र के बचाव की बात करना उनको ये स्वीकार्य है? इसका जवाब मुझे लगता है खड़गे जी, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी को ही देते। एक सर आखिरी सवाल है, विपक्षी दलों के एमएलए ने प्रोटेस्ट किया, चार्ज शीटेड मिनिस्टर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ, क्योंकि इनके खिलाफ चार्जशीट अब फाइल हो चुकी है। क्या कहना है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो चार्जशीट जिसके खिलाफ दायर हो जाएगी वो मिनिस्टर नहीं रह सकता, कैबिनेट का हिस्सा नहीं रह सकता। नीतीश जी, ये क्या मजबूरी है कि भ्रष्टाचारी आपके लिए इतना जरूरी है? जिस केस की शुरुआत जेडीयू के ललन सिंह ने की, अर्थात लैंड फॉर जॉब स्कैम, मतलब कि नौकरी के एवज में औने पौने दाम पर गरीब से गरीब व्यक्ति की जमीन हड़प लो, इस स्कैम की शुरुआत जेडीयू ने की। इस स्कैम में जब कार्रवाई होने लगी तो जेडीयू 2017 में इसी स्कैम का हवाला देकर, इसी भ्रष्टाचार का हवाला देकर आरजेडी से अलग हुई। और आज जब कानून की देखरेख में
न्यायिक प्रक्रिया की देखरेख में इस गंभीर मामले में 600 करोड़ से ज्यादा की जो उगाही और भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है, तो उनका इस्तीफा मांगने के बदले, उनको बाहर का रास्ता दिखाने के बदले ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश जी की कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का भ्रष्टाचार अब जरूरी बन चुका है। इसमें औने पौने दाम में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए जिस प्रकार से जमीनें गरीबों से हड़पी गई, इसका सारा तथ्य सामने आ चुका है। ये कैसे कैसे जॉब के नाम पर स्कैम करते हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो इनके पूरे गठबंधन का भी धर्म ऐसे ही लगता है कि गरीबों से और युवाओं से नौकरी छीनो और उस पर भ्रष्टाचार करो। ये उनका मॉडल बन चुका है। परंतु नीतीश बाबू से सवाल ये बनता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज इस्तीफा भी नहीं ले पा रहे हैं, जिस पूरे स्कैम की शुरुआत एक समय पर जेडीयू ने ही की थी।